ये कल हमने ये वाली चीजें आपको बताई दी थी, इसमें जो यहाँ पे डोजेज वगैरह लिखी हुई है कि किस एज ग्रुप में कितनी यहाँ पर डोज रहेगी। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब या उसमें वीडियो जो आपको बाद में अपलोड हो जाती है वहां से देख लेना कि किस एज में एलिमेंटल आयरन की डोज कितनी है, फोलिक एसिड की डोज कितनी है। ये सारी चीजें वहां पे वो देगा कौन उसके लिए, स्कूल में टीचर्स होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी, आशा होंगी। ठीक है, और ये वाली चीज में लिखा है नॉट येट स्टार्टेड, बट ये स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। ये वाली जो चीज है ये भी आशाओं के द्वारा स्टार्ट हो चुकी है। गाँव में जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उनको एलिमेंटल आयरन, फोलिक एसिड वगैरह ये चीजें दी जाने लगी हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में आते हैं हम आगे। डीवॉर्मिंग, डीवॉर्मिंग करेंगे कैसे? तो देखो, डीवॉर्मिंग का मतलब समझते हो आप, जो वॉर्म मैनिफेस्टेशन होती है, इन्फेस्टेशन होती है, उसको कम करने के लिए। तो वो तो आयरन और फोलिक एसिड की बात हो गई। यहाँ पे क्या है कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे लॉन्च्ड, कल भी इस बारे में हमने बात कर ली थी कि फरवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। एक सिंगल फिक्स डे अप्रोच टू ट्रीट इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन इन ऑल चिल्ड्रन इनकी एज 1 से 19 साल की हो। और ये 10 फरवरी और 10 अगस्त को हर साल ये दिन रखा जाता है। और इसका काम क्या है, इसका एम क्या है? इट एम्स टू क्रिएट मास अवेयरनेस अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव एंड लो कॉस्ट STH, सॉइल ट्रांसमिटेड, इसको लिख लेना, ये सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, यानी मिट्टी से जो वॉर्म्स ट्रांसमिट होते हैं, पहुंचते हैं, उनको कम करना बाय एडमिनिस्ट्रिंग क्या, एल्बेंडाजोल टैबलेट। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं अगले पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिवॉर्म ऑल प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन। देखना, प्री स्कूल भी जो स्कूल नहीं जाते हैं और जो स्कूल जाते हैं वो भी, प्री स्कूल में वो भी आ जाते हैं, जो प्ले स्कूल में जाते हैं उनको भी प्री स्कूल मान लिया जाता है। तो वो सब प्री स्कूल, यानी कि कोई बच्चा 3 साल का प्ले स्कूल में जा रहा है तो आप उसको स्कूल एज मान लोगे। ठीक है, वो भी प्री स्कूल में ही आता है। एंड स्कूल एज चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 19 ईयर्स, ये एज ग्रुप ध्यान रखना, ये दो टर्म, प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन, और 1 to 19 ईयर्स की एज एक होल में वैसे बता दिया। थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स in order to improve their overall health, nutritional status, access to education and quality of life। ठीक है, फिर आगे आते हैं। देखो यहाँ पे डोज बता दी इन्होंने। क्या बताया कि 1 से 2 साल की एज के जो बच्चे हैं उनको 400 mg की टेबलेट आधी देनी है, जबकि 2 से 19 साल के लोग 400 mg की फुल टेबलेट देनी है। अच्छा, जिस समय लेंगे उसमें फिर ये भी कुछ एहतियात है, ये भी ध्यान रखना। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ या तो टीचर या आंगनवाड़ी वर्कर। इनके सुपरविजन में वो ड्रग इनटेक, चिल्ड्रन शुड च्यू द टेबलेट एंड इफ रिक्वायर्ड शुड कंज्यूम सम वाटर। ठीक है, जो टेबलेट है ये चबानी है, च्यू करनी है। तो आप अभी आप लोगों को शायद इतना नहीं पता होगा, एक्सपोजर नहीं मिला होगा, बट जहाँ पे भी जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे बोला जाता है कि बच्चे को ये जो टेबलेट है इसको मीठे दूध के साथ दे दो। दो रीजंस होते हैं, मीठे दूध के साथ और चबा चबा के खानी है। तो च्यू करना है, और मीठे दूध के साथ देने से क्या होता है, एक तो बच्चा इजीली ले लेता है उसको, तो पैलेटेबल हो जाती है उसके लिए। दूसरा क्या होता है, ये माना जाता है कि जो वॉर्म्स होते हैं वो भी इजीली, जैसे हमारे में उसमें होता है ना कि दोष कोष्ठ में पहुंच जाते हैं, आमाशय में आते हैं, तो ऐसे ही जब भी कुछ मीठी चीज जाती है तो वो जो वॉर्म्स होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ कहाँ पे आते हैं, हमारे आमाशय की तरफ आते हैं। ठीक है, आमाशय की तरफ, पक्वाशय की तरफ, वहां पे उस जो भी ये ड्रग होता है हमारा एल्बेंडाजोल, इसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है और फिर वो उनका एलिमिनेशन होता है बॉडी से। ठीक है, तो उसको पानी भी ले सकते हैं साथ में चाहें तो, ठीक है, जैसा ठीक लगे। बट ये एक प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूँ कि मीठे दूध के साथ सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है इसका। अच्छा, इसके बाद देखो, फॉर आगे नेक्स्ट है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल एट स्कूल और आंगनवाड़ी। पता चला एक तरफ डीवॉर्मिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ दोबारा से उनका एक्सपोजर उसी से होता जा रहा है। ठीक है, उनको फिर से वो कीड़े पेट में जा रहे हैं, तो इसलिए पानी पीने का जो पीने का पानी है वो साफ मिलना चाहिए उनको। इसके अलावा फॉर यंग चिल्ड्रन द टेबलेट शुड बी ब्रोकन एंड क्रश्ड बिटवीन 2 स्पून्स एंड देन एडमिनिस्टर्ड विद वाटर। ठीक है, तरीका बता दिया इन्होंने। अगर सिरप दे रहे हैं तो 5 ml 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बाई एनुअल, यानी साल में 2 बार। अगर 10 ml दे रहे हैं 2 से 5 साल के बच्चों में तो एन बाई एनुअल बेसिस। ठीक है, दोनों में बाई एनुअल बेसिस पे डोज का फर्क है। 1 से 2 साल में 5 ml, 2 से 5 साल में 10 ml। इससे बड़े बच्चे को सिरप देने का कोई मतलब नहीं है, वो टेबलेट इजीली ले सकता है। ठीक है, इसके बाद नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम।
नेशनल विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब आप समझते हो, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है, किसी बीमारी या किसी परेशानी को होने से पहले ही बचाना, उसकी रोकथाम पहले ही कर लेना, ठीक है, उसको प्रोफाइलेक्टिक डोज या प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम या प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट कहते हैं, कि किसी चीज को होने से पहले ही रोक देना, जैसे हमारे यहाँ पे वासंतिक पंचकर्म होता है, ठीक है, कि दोष बढ़े आए प्रकोपित हो, उससे पहले ही ये पंचकर्म करा के अपना संशुद्धि कर लो, बैलेंस स्टेट में ले आओ उनको। तो विटामिन ए इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ग्रोथ, कंट्रोलिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग विजुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ये सब देखो जो बात है ना कि विटामिन ए से होता क्या है क्या नहीं, ये तो आपका एक वैसे भी पार्ट हो गया आपके उसका, जो यहाँ पे आपको जो मेन बातें ध्यान रखनी है, हमें इस जो 25 मार्क्स का एरिया कवर करना है, कि कौन सा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, उसमें दिया क्या जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, और कब से दिया जा रहा है, ये सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। विटामिन ए क्या करता है, किस चीज के लिए जरूरी होता है, ये नेशनल प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का पार्ट नहीं है, ये पार्ट आपकी नॉर्मल एजुकेशन का हो गया, जो 75 नंबर वाला, उसमें ही विटामिन, कोई भी विटामिन हो, केवल ये नहीं, B C D E, ठीक है, उनका क्या नेम है, केमिकल नेम क्या है, उनका सोर्स क्या है विटामिन का, ठीक है, किस खाने में कौन सी चीज से मिलते हैं, उनकी डोज कितनी है, ठीक है, अगर उसकी कमी हो गई है तो क्या साइंस दिखाई देंगे, तो ये इसका पार्ट नहीं है बेसिकली, ये आपके जो 75 मार्क्स है उसी का पार्ट है, तो इनको वैसे भी विटामिन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। देन इसमें यहाँ पे क्या आपको देखना है, देखो कि डाइट सर्वेज हैव शोन दैट द इनटेक ऑफ विटामिन ए सिग्निफिकेंटली लोअर देन द रिकमेंडेड डेली अलाउंस इन यंगर चिल्ड्रन एडोलसेंट in the 50s and 60s. Many of the states reported that blindness due to vitamin A deficiency was one of the major causes of blindness in children below 5 years. Below 5 years, blindness, vitamin A deficiency, और 50s एंड 60s, यानी 1950 1960 में ये बात बताई गई कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस होती है 5 साल से कम एज के बच्चों में, ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। 1970 में फिर क्या किया गया था, नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस वाज इनिशिएटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लॉन्च करती है, पैसा देती है, देख रेख करती है, सारी काम करती है, ठीक है। एम टू डिक्रीज द प्रिवेलेंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। आगे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, आप समझ ही गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स में कोई ऐसी खास बात नहीं है, कि प्रमोटिंग कंजम्पशन ऑफ विटामिन ए रिच फूड, जिन जिन भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह कैरोटिनॉइड्स हैं आपके, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीजें इनको एनकरेज करना है लोगों को कि इन सब चीजों को ज्यादा खाओ। इसका भी अनम्यूट है, म्यूट कर लो तुरंत। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, अवेयरनेस, एक तो कंजम्पशन बढ़ाना है कि विटामिन ए विच फूड खाना है, दूसरा अवेयरनेस क्रिएट करनी है। फिर देखो यहाँ पे डोज दे दी गई है, इनको देख लेना, अगर 9 महीने तक है, ठीक है, तो मीजल्स इम्यूनाइजेशन के साथ कर देना, कितना 10 वो सॉरी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 16 से 18 महीने की एज में डीपीटी बूस्टर डोज गया 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 years. Thus, a total of 9 mega doses are to be given from 9 month ऑफ एज अप टू 5 years। इस वाले को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अच्छा, जो विटामिन ए डेफिशिएंट ऑलरेडी हैं, अब उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ऑल चिल्ड्रन विद जीरोप्थेल्मिया आर टू बी ट्रीटेड एट हेल्थ फैसिलिटीज। जीरोप्थेल्मिया जिनको भी हो गया विटामिन ए की कमी से, उनको हेल्थ फैसिलिटीज पे ट्रीट करना है। ऑल चिल्ड्रन हैविंग मीजल्स टू बी गिवन 1 dose ऑफ विटामिन ए इफ दे हैव नॉट रिसीव्ड इट इन द प्रीवियस मंथ। ऑल केसेस ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन टू बी गिवन 1 एडिशनल डोज ऑफ विटामिन ए, ठीक है, जिनमें सीवियर माल न्यूट्रिशन हो गया उनको विटामिन ए की एक एडिशनल डोज देनी है। नेक्स्ट आगे आते हैं फिर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICD। देखो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS schemes was launched on 2nd October 1975, 2nd October 1975। बेनिफिशियरी, इससे फायदा क्या हुआ, चिल्ड्रन बिलो 6 years, मतलब बेनिफिशियरीज का मतलब है कि जिनको इतना फायदा मिला, जो इसमें टारगेटेड थे, ठीक है। तो चिल्ड्रन बिलो 6 years, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, थर्ड वुमन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 years। ये एज ग्रुप ध्यान रखना, ICD में जो वुमन है वो किस एज ग्रुप की हैं, बच्चे किस एज ग्रुप के हैं। एंड एडोलसेंट गर्ल्स इन सिलेक्टेड ब्लॉक्स, ये हर जगह के लिए नहीं, कुछ सिलेक्टेड ब्लॉक्स में जहां पे भी जरूरत लगी, जहां पर भी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यहाँ पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद में आगे आते हैं, फिर देखो आगे,
ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, lay foundation of proper psychological, physical and social development of child, effective coordination and implementation of policy among the various departments, enhance the capability of mother to look after the normal health and nutrition needs through proper nutrition and health education. देखो यहाँ पे सीधी बात क्या थी, मेन जो मुद्दा था इनका ये था इसको इंटीग्रेट करने का, कि जो चलो हम अलग से ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन जो बच्चों की जो परवरिश है, जो उनकी डेवलपमेंट है, जो उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसके लिए हम माता पिता को अवेयर करें। ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब केवल हाइट में, मतलब साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी हो, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी हो, सोशल ग्रोथ भी हो, हर तरीके से उनको ग्रोथ मिलनी चाहिए, हर तरीके का उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर ट्रेन किया गया, अवेयरनेस फैलाई गई। ठीक है, तो ये वाली चीजें याद रखना इसमें, इस वाले को प्रॉपर फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आईसीडीएस का। इसके बाद आगे आ जाते हैं, फिर देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड, क्या क्या सर्विसेज में प्रोवाइड की गई, तो 6 सर्विसेज थी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया गया, जहां जहां पे भी न्यूट्रिशन की कमी पाई गई या लगा की जरूरत है तो उनको न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए गए। प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, स्कूल से पहले भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब जिसका कोई मतलब, तो क्लास 1 से आप जो एजुकेशन करते हो वो फॉर्मल एजुकेशन में काउंट हो जाती है, उससे पहले की जो एजुकेशन होती है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन मानी जाती है। तो प्री स्कूल यानी स्कूल से पहले की नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, उसमें यही सब चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। इसके बाद में देखो बेनिफिशियरीज बताया इसमें, रिवाइज्ड न्यूट्रिशनल नॉर्म्स इन आईसीडीएस, फरवरी 2009 में इनको रिवाइज किया गया। इसमें 6 महीने से लेके 72 महीने तक के बच्चे के लिए बताया गया कि 500 कैलोरी एनर्जी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन पर डे मिलनी चाहिए। सेवल माल नविश, जो बहुत ज्यादा इसमें माल नविशमेंट है, ऐसे बच्चे को SAM, ये जो फुल फॉर्म है ना ध्यान रखना, SAM, ठीक है। तो इनमें क्या गया, 6 महीने से 72 महीने के जो इनमें 800 कैलोरी और प्रोटीन कितना 20 से 25 ग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स में भी 600 कैलोरी एंड 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। तो इसको थोड़ा सा इस वाले को नोट कर लेना, ये जो चीज है, ठीक। इसके बाद आगे आते हैं, फिर देखो मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, MDM के नाम से इसको शॉर्टली जानते हैं स्कूल्स में। ये आप जानते ही हो क्या है ये, लेकिन इसमें सबसे मेन बात क्या है कि सबसे पहले इनिशिएट किस स्टेट ने किया था इसको, ये बात है तो याद रखना, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट टू इनिशिएट अ मैसिव नून मील प्रोग्राम टू चिल्ड्रन। ठीक है, तमिलनाडु को ध्यान रखना। इसके बाद में आगे आते हैं कि मिड डे मील MDM स्कीम वाज लॉन्च्ड इन प्राइमरी स्कूल्स ड्यूरिंग 1962-1963, मतलब 1962 में MDM स्कीम को लॉन्च किया गया। इसने 3 चीजों में मिड डे मील, 3 एरियाज को इम्प्रूव करती है। तो स्कूल की अटेंडेंस, कि जो गरीब बच्चे होते थे पहले, आते नहीं थे पढ़ने के लिए या माँ बाप नहीं भेजते थे, खाने के चक्कर में उनको भेजने के कि चलो कुछ भी है, कुछ भी नहीं तो कम से कम बच्चों को खाना तो मिलेगा, खाने का बोझ तो हमारे सर से कुछ कम होगा। तो इसी लालच में कुछ माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने लगे, तो एक तो अटेंडेंस बढ़ गई, दूसरा रिड्यूस्ड ड्रॉप आउट, जो लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे वो उन्होंने छोड़ना कम कर दिया कि भाई अभी तक तो स्कूल आ गए तो यहाँ से खाना मिल रहा है, छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। और एक बात, दूसरी बात क्या है कि जब एक बार स्कूल जाने लग जाते हैं बच्चे तो फिर मुश्किल होता है छोड़ना, फिर उनको एजुकेशन का मीनिंग माँ बाप को भी, बच्चों को भी समझ आने लगता है कि पढ़ाई का महत्व क्या है। सबसे पहली बात तो होती है वहां तक उसको पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, इससे क्या हुआ, बच्चों के न्यूट्रिशन पे भी एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसका म्यूट है म्यूट कर लो। इसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम आर, सबसे पहला इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन क्लास 1 to क्लास 7, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिड डे मील क्लास 12 तक मिलती है, इसके एक दायरा क्लास 1 to क्लास 8, ठीक है, यहां तक दी जाएगी। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इन गवर्नमेंट, लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, एनकरेजिंग पुअर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस टू अटेंड स्कूल मोर रेगुलरली एंड हेल्प देम कंसंट्रेट ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज। तो ये बात आपको पता ही कि मतलब एक मिड डे मील योजना जो दी गई खाने की, उसकी कई बहुउद्देशीय योजना थी कि बच्चे स्कूल आए, बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिले, उनको एजुकेशन भी मिले, दोनों ही बातें थी।
ठीक है, एंड कंसंट्रेट ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्टेज इन ड्राफ्ट अफेक्टेड एरियाज। तो कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एमडीएम को लॉन्च करने का रीजन क्या था, तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी होंगी। आप ये नहीं कि एक चीज पर टिक लगा दो कि केवल न्यूट्रिशनल स्टेटस या केवल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, नहीं, दोनों ही चीजों के लिए। ठीक है, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया था कि बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और बच्चे पढ़ाई करने के लिए भी आएंगे। इसके बाद आगे आते हैं, अब ये आते हैं इसमें जो हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम्युनिकेबल डिसीजेस। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल भी आएंगी। तो सबसे पहले है ये कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसमें ये सारे नाम है, आप देख लो। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, RNTCP, NLEP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज, ये तो वो नाम है जो लेटेस्ट में है। इन्हीं के कुछ पुराने वर्जन भी थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, नाम से पता चल रहा है ये रिवाइज, यानी इससे पहले कोई नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भी रहा है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन कंट्रोल प्रोग्राम, तो इससे पहले क्या रहा है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम NLCP भी रहा है। तो ये तो अब जो लेटेस्ट चल रहे हैं ये तो वो वाले हैं, इनसे पहले भी इनके में हम एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। सर्वेलेंस का मतलब ही समझते हो, जिस चीज के को देख रेख मॉनिटर किया जाए। तो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम क्या है? द इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन असिस्टेंस विद वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के साथ इसको स्टार्ट किया गया इन ईयर 2004। इसका एक पूरा चार्ट बना लेना, कौन सा कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये जो लॉन्च वाली डेट है इनका स्पेशली एक चार्ट अलग से बना लेना अपने नोट्स में, एक पेज, क्योंकि इसमें से एक आध तो जरूर पूछेगा कि ये कब लॉन्च हुआ। देन द स्कीम एम्ड टू स्ट्रेंथन डिसीज सर्विलेंस फॉर इन्फेक्शियस डिसीज टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू आउटब्रेक्स इमीडिएटली। ठीक है, इसका एम क्या था कि सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना, डिसीज सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना, मतलब डिसीज की मॉनिटरिंग जो है उसको और मजबूत बनाना। किन के लिए? फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है, टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू आउटब्रेक्स इमीडिएटली, और तुरंत इमीडिएटली उनपे कोई एक्शन लेना, उनको डिटेक्ट करना और इमीडिएटली उनमें जो भी चिकित्सा व्यवस्था वहां पे पॉसिबल है उसको करना। ठीक है, जैसे कोविड में देख लो या किसी में भी, कि जहां भी पता चले तुरंत वहां पहुंच जाओ। अगर कोई भी आज के समय में कोई भी एड्स का, पोलियो का कोई भी एक भी केस डिटेक्ट होता है तो तुरंत वहां पे टीम पहुंच जाती है। मल या आपका क्या कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस का होता है, उसके लिए भी ट्यूबरकुलोसिस पे उतना ज्यादा नहीं है और उसके लिए भी अलग अलग जगह पे सेंटर्स बनाए गए हैं। और कुछ डिसीज तो ऐसे हैं कि उनका एक केस भी अगर मिल रहा है तो तुरंत वहां पे जो भी एम्प्लॉयज या जो भी डिपार्टमेंट या उसके जो पर्टिकुलर कुछ एक विभाग बना दिए जाते हैं, वो उसी चीज के लिए रहते हैं, वो तुरंत वहां पहुंचते हैं। जैसे टीबी के लिए होता है, मलेरिया के लिए एक अलग डिपार्टमेंट था पूरा मलेरिया, टीबी के लिए अलग होता है एक क्षय रोग विभाग। तो ऐसे ऐसे अलग विभाग बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका यही काम होता है, बस ये इन्हीं चीजों को देखते हैं कि जिस विभाग के दायित्व हमको मिला है इसके रिलेटेड उस एरिया में कोई डिसीज पर्सन तो नहीं है। अगर है तो उसकी जो भी ट्रीटमेंट, जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो कराई जाती हैं। उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, पैसे मरीज को भी मिलते हैं और पैसे इन लोगों को भी मिलते हैं जो ढूंढते हैं ऐसे पेशेंट्स को। Then आगे the Central Surveillance Unit as the National Center for Disease receive disease outbreak reports from the states UTs on weekly basis। और जो इसमें सेंट्रल इसकी यूनिट बनाई गई, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट, वो हर एक स्टेट से वीकली, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से वीकली उस रिपोर्ट को मांगते हुए अपने यहाँ पे फिर एनालाइज करती है कि हमें इसमें कहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है, कहाँ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सब ऑब्जेक्टिव आपको बता ही दिया इसमें कि टू स्ट्रेंथन मेंटेन डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT enabled डिसीज सर्विलेंस सिस्टम for epidemic prone disease, to monitor disease trends and to detect and respond to outbreaks in early rising phase through trained rapid response team। ये जो है ना रैपिड रेस्पॉन्स टीम, ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा इस टाइम चलता है, कोविड में बहुत चला है RRT, रैपिड रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, तो RRT की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, RRT की फुल फॉर्म क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आगे आ जाते हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या बताएं, लॉन्च इन 1997। तो यहाँ पे देखो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में लॉन्च हुआ है, लेकिन इससे पहले जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था वो 1962 में लॉन्च हुआ था, 1962 में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो जैसे रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की है RNTCP, तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की फुल फॉर्म NTCP नहीं है। ठीक है, क्या है? NTP। NTCP किसकी है? नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? NTP। तो NTP कब लॉन्च हुआ था? 1962 में। ठीक है, अब इसमें क्या है? WHO ने डॉट्स स्ट्रेटेजी, डॉट्स स्ट्रेटेजी समझ लो ना, डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है तो सबको पता ही होगा,
कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ट्रीटमेंट लिखा हो या थेरेपी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही ना फुल फॉर्म मिल जाती है। शॉर्ट कोर्स भी मिल सकता है, कहीं पे शॉर्ट टर्म भी लिखा मिल सकता है। गोल एंड ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक, जो ट्यूबरकुलोसिस को ग्लोबल लेवल पे खत्म करने का इनका गोल था। टारगेट्स एंडिंग टीबी बाई, देखो इसके जो टारगेट है ना अभी RNTCP के, ये वो टारगेट्स लिखे हुए हैं जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के थे, उसके टारगेट्स कुछ अलग थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए, इसीलिए इसको रिवाइज किया गया, क्योंकि उसमें जो ड्रग्स थे उसमें बहुत सारी ऐसा हुआ कि इफेक्ट भी कम आ रहा है। दूसरा, पेशेंट्स बीच में छोड़ दे रहे हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस उनको हो जा रहा है, फिर उसको ट्रीट करने के लिए कोई दवाइयां नहीं मिल रही है, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, तो इसलिए इसको 1997, और ये और सबसे बड़ी बात देखो कि 1962 में ये लॉन्च हुआ एनटीपी, और 1963 में ये सारी कमियां निकल के सामने आ गई, लेकिन उसके बाद भी इसको लॉन्च होते होते 1997 लग गया। ठीक है, इतने सालों की रिसर्च चलती रही नए ड्रग्स को इन्वेंट करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो जितने भी हम पढ़ेंगे, मान लो ट्यूबरकुलोसिस है या लेप्रोसी है, तो इनमें कौन से ड्रग्स यूज हुए। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहला ड्रग कौन सा मिला, दूसरा कौन सा मिला, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन से थे, सेकंड लाइन कौन से थे, एमडीआर में कौन से यूज थे, एमडीटी में क्या थे, इसकी मैं एक अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि इसमें ये पॉसिबल नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम किसी भी ड्रग्स का नाम अभी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ड्रग्स की मैं एक पूरी इनके खत्म होने के बाद में एक अलग क्लास लूंगा पूरी। इसके बाद देखो, अचीव एटलीस्ट 90% ट्रीटमेंट सक्सेस फॉर ऑल पीपल डायग्नोज विद टीबी, ये सारी चीजें इसमें आगे स्ट्रेटेजीज आप समझते हो, डॉट्स की फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स जो बता रहा हूँ, डॉट्स देख लेना, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। चेंज के बाद इन कीमोथेरेपी इन्वॉल्व, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में कंफ्यूज मत होना कभी भी। कीमोथेरेपी मतलब जो केमिकल से दी जाती है, जो मेडिसिन से दी जाती है, एंड रेडियोथेरेपी क्या होती है, जो रेडिएशन से दी जाती है। तो कीमोथेरेपी मतलब कैंसर से मत रिलेट कर लेना, लोग आधे लोग कीमोथेरेपी का मतलब ही नहीं समझते हैं। कीमोथेरेपी में कुछ नहीं होता, मेडिसिन ही दी जाती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की क्या है, कीमोथेरेपी ही है, क्योंकि इसमें भी केमिकल्स के द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाता है, मेडिसिन ही दी जाती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ को इन्वॉल्व किया इसमें। आईईसी इंप्रूव ऑपरेशनल रिसर्च। नेक्स्ट आगे आते हैं, फिर देखो इंडिकेटर्स, देखो एक तो होते हैं टारगेट और एक होते हैं इंडिकेटर्स, एक होते हैं गोल्स और एक होते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, जो पीछे हमने पढ़े वो गोल्स थे, अभी हम अपने गोल्स की तरफ पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, इनको इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। तो जैसे कि 95% रिडक्शन बाय 2000, अब जो आगे के लिए जो अब इनका टारगेट है उसको इंडिकेट, उसके लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो ये है कि 2035 तक टीबी से जो डेथ होती है वो 95% तक रिड्यूस हो जाए। मतलब मान के चलो, सपोज करो आज 1 लाख में 100 लोग मरते हैं, तो इनका कहना है कि 2035 तक 1 लाख में केवल कितने, 5 लोग, केवल 5 डेथ होनी चाहिए, 95% तक रिड्यूस करना है। एंड 90% रिडक्शन यानी लेस देन 10 पर 1 लाख पीपल बाय 2035 टीबी इंसिडेंस रेट। तो ये तो डेथ का रेट था, और इसने इंसिडेंस का कितना बता दिया, 90% तक रिड्यूस करना है। ठीक है, यानी कि 1 लाख में 10 से भी कम लोग। अभी इसका मतलब हो गया 100 के आसपास है, 90% रिड्यूस करने के बाद 10 से नीचे जाना है, इसका मतलब अभी 100 के आसपास का है जब ये लॉन्च हुआ, और अब इनको लेके जाना है 10 से भी नीचे। देन जीरो टीबी डिफेक्टेड फैमिलीज फेसिंग कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ड्यू टू टीबी बाय 2035, मतलब बहुत महंगा इलाज किसी भी फैमिली को फेस ना करना पड़े इसके लिए। ठीक है, सारी चीजें गवर्नमेंट से ही मिल जाए। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये लेटेस्ट है, NLEP, इससे पहले NLCP था। क्या था, NLCP, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1954 में। ठीक है, तो द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और ये ध्यान रखना। हेल्थ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द ईयर 2012 to 13 स्टार्टेड विद 0.83 लाख, यानी 83,000 पीपल थे जो लेप्रोसी के केसेस थे ऑन रिकॉर्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 विद PR पेशेंट रेटिंग 0.68 पर 10,000। टोटल अमाउंट नंबर में कितने थे, 83,000। रेट क्या था, हर 10,000 में एक से भी कम, 0.68 का रेशियो था। टिल देन 33 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज had attained the level of leprosy elimination. A total of 542 districts, 84.7% डिस्ट्रिक्ट, जो टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट है 640 है, उसका 84.7% यानी कि 542 डिस्ट्रिक्ट्स also achieved elimination by March 2012.
A total of 209 high endemic districts were identified for special action during 2012 to 2013. ठीक है, तो ये लगभग इरेडिकेशन के मुहाने पे खड़ा है। आप देखते होंगे कि लेप्रोसी बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, ये पोलियो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये डिसीज ऐसी है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब ऑलमोस्ट इरेडिकेशन के लेवल पे आ चुकी हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स आपको बताई दी यहाँ पे, अर्ली डिटेक्शन थ्रू एक्टिव सर्विलेंस बाय ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर्स। दूसरा, रेगुलर ट्रीटमेंट ऑफ केसेस बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल ड्रग थेरेपी, एमडीटी, वो हम पढ़ेंगे उस क्लास में कि कौन कौन से ड्रग्स एमडीटी में आते हैं, सबसे पहला ड्रग कौन सा था। ठीक है, आप लोगों ने अगर बताऊं आपको, देख काल मूंगरा ऑयल था, ठीक है, कॉल मूंगरा ऑयल सबसे पहले वही स्टार्ट किया गया था, कॉल मूंगरा ऑयल, इसके इंजेक्शंस लगते थे पहले कुष्ठ रोग में। ठीक है, सबसे पहले यही एक ड्रग था, वो बहुत सालों तक यही चला। उसके बाद तो फिर बहुत सारे आ गए, डाइसोन, डेप्सोन, प्रोमिन, और एमडीटी में तो और कई सारे मल्टीपल ड्रग्स आ जाते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे एक अलग क्लास में। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ? 2003 टू 2004 में, बाई कन्वर्जेंस ऑफ 3 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स ऑन मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार। याद रखना, ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी डिसीज आ रही हैं? मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड डेंगू या डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये सब चीजें इसमें आती हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है, 2007 में चिकनगुनिया फीवर को इस प्रोग्राम में ऐड कर दिया गया। जब लॉन्च किया था तो ये वाले सारे थे, 2007 में चिकनगुनिया को भी इसमें ऐड कर दिया गया ड्यू टू री एमरजेंस of the disease in 2006, and this program is now runs under the umbrella of NHM। अब ये भी NHM के umbrella के अंडर ही रन करता है। इसके बाद देखो आगे, डिसीज इंक्लूडेड अंडर एनवीडी, ये बताई दी आपको, अभी भी आपने सबने नोट कर ही लिया। ये आगे बढ़ते हैं। देन स्ट्रेटजीज क्या है इनकी? 3 स्ट्रेटजीज हैं। एक तो डिसीज को मैनेज करना है, देन इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, वेक्टर देखो डिसीज को भी मैनेज करना है, जो उसका वाहक है, जो उसका वेक्टर है, उसको भी मैनेज करना है, और फिर सपोर्टेड इंटरवेंशंस उसके लिए। तो क्या क्या है? सबसे पहले अर्ली केस डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेफरल सर्विसेज, कि अगर किसी को भी रेफर करना है, हायर सेंटर भेजना है, तो उसके लिए जो सर्विसेज है उनको मजबूत किया जाए। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रैपिड रेस्पॉन्स, तो पहले से ही एपिडेमिक के लिए प्रिपेयर हो जाए कि भाई क्या क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आजकल कोविड के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं, और रैपिड रेस्पॉन्स देना है अगर कहीं भी ऐसा कोई केस डिटेक्ट होता है तो। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट में क्या था? एंटेमोलॉजिकल सर्विलेंस, एक तो जगह जगह जा जाके ढूंढना है। अगर आप देखोगे कुछ मीम्स भी बनते रहते हैं कि एक टीम आई, उसने देखा जी कूलर में पानी भरा हुआ है, वो फाइन लगा के चली गई, ठीक है, और सरकारी कर्मचारी पे ही फाइन लग गया। तो इस तरीके का है, और ये चीज चली, ठीक है, तो कि कुछ वहां पे सर्विलेंस होने लगा कि लोगों के यहाँ पानी तो इकट्ठा नहीं है, छतों पे पानी तो इकट्ठा नहीं है, टायर्स में, कूलर्स में, कबाड़े में, तो ये सारी चीजें इसमें चली गई। एंटी लार्वल मेजर्स और एंटी एडल्ट मेजर्स, ये सब इनमें आ जाता है। देन बीसीसी, मैंने आपको कल भी बताया था, सपोर्टिव इंटरवेंशंस की, जो वहां के कम्युनिटी है वहां के बिहेवियर में ही चेंज लेके आना, उनको समझाना, अवेयर करना, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन करना जिससे लोगों के बिहेवियर में चेंज आए, उनके बर्ताव में बदलाए। पानी ना भर रहे हैं तो उसमें कुछ डाल के रखें, कुछ मिट्टी का तेल या ऐसा कुछ और, ठीक है। उसके अलावा पानी को टाइम टू टाइम चेंज करते रहे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटरसेक्टोरियल कन्वर्जेंस, ऑपरेशनल रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये सब इसी के पार्ट हो गए। देन आगे आते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो देखो, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है आपका, इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। हालांकि सबको पता ही होगी, बट फिर भी स्टिल कभी कभी वो कॉन्फिडेंस ले डूबता है। ठीक है, एचआईवी इन्फेक्शन इन इंडिया इज अ मेजर चैलेंज विद नो स्टेट फ्री फ्रॉम द वायरस, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो इस वायरस से फ्री हो जहां पर इसके केसेस ना मिले हों या मिल रहे हो। The need to prevent the progression of the epidemic and provide care and support for those infected or affected is calling for an unprecedented response from all sections of society। ठीक है, इसमें सोसाइटी के हर एक सेक्टर से, हर एक सेक्शन से अनप्रेसिडेंटेड रेस्पॉन्स के लिए कॉल किया गया कि भैया सपोर्ट करो ऐसे लोगों को। देखा होगा आपने, ऐड आते थे कि अगर कोई एड्स का रोगी है तो उससे दूर नहीं भागना है, उसके साथ अलग बर्ताव नहीं करना है, उसको उसके साथ अनसोशल नहीं होना है,
ठीक है, और उसकी हेल्प करनी है, उसको भी अपनी तरह ही सामान्य जीवन जैसे आप लोग जीते हैं उसी तरीके से उसको ट्रीट करना है। तो इस पहले इसको लेके बहुत रूमर्स थे, बाद में उनको बहुत सारे एड चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे उन सब चीजों को क्लियर किया गया कि एड्स छूने से नहीं फैलता है, साथ खाना खाने से नहीं फैलता है, ठीक है, साथ बैठने से नहीं फैलता है। तो फिर इसके लिए ये इसी को बोलते हैं सपोर्ट दोज इन्फेक्टेड और अफेक्टेड इज कॉलिंग फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। Then objectives क्या थे? To reduce the spread of HIV infection in India and strengthen India's capacity to respond to HIV/AIDS on a long-term basis. ठीक, नेक्स्ट आते हैं पल्स पोलियो अभियान, सबसे जाना माना अभियान और सबसे कामयाब अभियान भी है। ठीक है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम was launched in 1995। ठीक है, याद रखना 1995 में लॉन्च हुआ था ये। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 5 years को इसमें पोलियो ड्रॉप दी जाती है ड्यूरिंग नेशनल एंड सब नेशनल इम्यूनाइजेशन राउंड्स इन हाई रिस्क एरियाज। एवरी ईयर अबाउट 172 million children are immunized during each national immunization day, NID, National Immunization Day पर। The last polio case in country was reported from Howrah district of West Bengal with date of onset 13 January 2001। ये बात ध्यान रखना, पाकिस्तान में अभी भी एक दो केसेस मिले हैं पोलियो के रिसेंटली न्यूज में अगर आप देखोगे। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर जो लास्ट केस इन्होंने बोला है वो 13 जनवरी 2011 को हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिला था, उसके बाद से कोई केस नहीं मिला है। WHO ने 24 फरवरी 2012 को इंडिया को रिमूव कर दिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन। तो इनके हिसाब से ये बीमारी इंडिया से एनिहिलेट हो चुकी है, इसलिए 24 फरवरी 2012 को भारत इस लिस्ट से आजाद हो गया, WHO ने बाहर कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या था? द पल्स पोलियो इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग 100% कवरेज अंडर ओरल पोलियो वैक्सीन। मैंने आपको OPV IPV कल चीजें बताई दी थी। ठीक है, OPV क्या है, IPV क्या है, उनको थोड़ा लिख लेना, नोट्स वगैरह उनके बना लेना। देन इसके बाद आगे आते हैं वायरल हेपेटाइटिस विद फोकस ऑन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो इसके लिए प्रोग्राम क्या है? NVHCP, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E सब आ जाते हैं इसमें। तो द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। क्या है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे? 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई, ये डेट याद रखना। ईयर तो अब वो हर साल आता ही रहेगा, तो पहली बार था 28 जुलाई 2018, बट डेट क्या है? 28 जुलाई। इट इज एन इंटीग्रेटेड initiative for the prevention and control of viral hepatitis in India. This is comprehensive plan covering the entire gamut from hepatitis A, B, C, D, and E, and the whole range from prevention and detection. Aims क्या है? Combat hepatitis and achieve country-wide elimination of hepatitis C by 2030. ठीक है, hepatitis C को कब तक? 2030 तक। Achieve significant reduction in infected population morbidity and mortality associated with hepatitis B and C with cirrhosis, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये सारी चीजें। क्या बोला? अचीव सिग्निफिकेंट रिडक्शन, कमी इन इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ऑलरेडी इफेक्टेड है उनकी मृत्यु दर को कम करना, जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी एसोसिएटेड है विद सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वगैरह। ठीक है, इसके बाद में रिड्यूस द रिस्क मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ड्यू टू हेपेटाइटिस ए एंड डी। तो जितनी भी वायरस है इनसे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए यहाँ पे इनका एम था। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे फिर कि रेबीज इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, फेटल वंस सिम्टम्स अपीयर वन। देखो अच्छा सर ये आगे आते हैं, देखो यहाँ पे इसके बाद क्या है कि रेबीज नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो रेबीज इज एन एक्यूट, कल भी आपको हम इस बारे में थोड़ी बहुत बात की थी कि रेबीज इज एन एक्यूट वायरल डिसीज दैट कॉज फेटल encephalomielitis in virtually all the warm blooded animals including human। ठीक है, किसमें होता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन। द वायरस इज फाउंड इन वाइल्ड एंड सम डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स में मिलता है, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स में भी मिलता है, एंड इज ट्रांसमिटेड टू अदर एनिमल्स एंड टू ह्यूमंस थ्रू देयर सलाइवा फॉलोइंग बाइट्स, स्क्रैचेस, लिक ऑन ब्रोकन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो देख लेना रेबीज फैलता कहां से है। ठीक है, सलाइवा से फैलता है, उनके सलाइवा में होता है, काटने से भी जा सकता है, खुरचने से भी जा सकता है, चाटने से भी जा सकता है। ठीक है, कुछ टूटी हुई स्किन अगर पहले से कोई वुंड है वहां से भी जा सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से भी जा सकता है। इन इंडिया डॉग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 97% ऑफ ह्यूमन रेबीज के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। बाकी बंदर,
चूहे और भी बहुत सारे हैं जिनके से हो जाता है, बट मेनली यहाँ पे इंडिया में जो है ह्यूमन के अंदर 97% डॉग्स की वजह से, फॉलोड बाय कैट्स 2%, एंड बाकी जो सब बच गए वो 1%. The disease is invariably fatal and perhaps the most painful and dreadful of all communicable diseases. सबसे ज्यादा पेनफुल और ड्रेडफुल है, अगर जिसको हो जाती है उसके इंसान की हालत भी कुत्ते जैसी ही हो जाती है. लावा टपकाता रहेगा, नीचे ऊपर झुका रहेगा, ठीक है, पागलों जैसी हालत हो जाती है उसकी पूरी तरीके से. कुत्ते जैसी एक्टिविटी करने लगता है, भौंकने लगता है, पानी से भागने लगता है, तो बहुत ही देखने में बहुत पेनफुल होता है ये. ठीक है. विच इज द सिक पर्सन इज टॉर्मेंटेड एट द सेम टाइम. और जो ऐसे आदमी को क्या किया जाता है जिसको ये हो गया है, ये इवन आप अगर अपने आयुर्वेद में भी देखोगे ना, वहां पे भी ये चीज बताई गई है विथ थर्स्ट एंड फियर ऑफ वाटर की. ऐसे लोगों को क्या किया जाता है कि भैया ये खुद तो हो ही गए हैं, अब ये किसी दूसरे को और ना करें, तो उनको या तो आइसोलेट कर दिया जाता है या फिर मतलब समझ लो आइसोलेट ही कर दिया जाता है. कुछ कंट्रीज में मर्सी डेथ का भी प्रोविजन है. ठीक है. और इवन हमारे आयुर्वेद में भी कि ऐसे व्यक्ति को विष दे देना, या तो विष दे देना चाहिए या उसके दोषों को खुद ही प्रकोप करके उसको मृत्यु के हवाले कर देना चाहिए, जब पता ही है कि वो बचने नहीं वाला है. इन दिस रिगार्ड वो किसी और को ना वो कर देगा. ठीक है. इनफैक्ट इन दिस रिगार्ड द पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल बाइट केस आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. ठीक है. इसके बाद आगे आते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो इस वाले को हम अब थोड़ा सा कल देख लेंगे क्योंकि टाइम कम रह गया है इसमें. अच्छा चलो इसको देख लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा. नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. The rapid spread of multi-resistant bacteria and the lack of new antibiotics to treat infection caused by these organisms pose rapidly increasing threat to public. Government of India has launched a national program on containment